better prepare for the examination. Everybody should be ready with notebook, pen, assignment, and I suggest everybody should be ready with 2 pens of different colors so that you may differentiate the important points from unimportant points. Okay बेटे? मेरे को बहुत खुशी है कि सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। अब हम विदाउट एनी डिले आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट में आगे जाने से पहले मैं अपने बच्चों को 2 इम्पोर्टेंट चीजें बताने लगा हूं। सभी बच्चों ने नोट करनी है। एवरीबॉडी हैज टू नोट। शाबाश। फर्स्ट पॉइंट है, ये बीच में मैं लाइन लगा रहा हूं, राइट? टीचर इधर बता रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। टीचर इधर बता रहे हैं करंट डिवाइडर सर्किट। ठीक है, राइट डाउन द हेडिंग। So, in the current dividing circuit, there can be 2 or 3 or 4 resistors, many resistors. All are in parallel, connected in parallel. Okay, bete? So, for the sake of simplicity, I am taking only 2 resistors, R1, R2. But when these resistors are connected in series, maybe 2 resistors, 3 resistors, 4 resistors, then these are called resistors responsible for division of the voltage. Let's call it RA, RB, RC. From the point A here, let's say I current enters, and from the point B, let me tell you, I current will come out. But important thing is, in this process, some part will pass through R1, some part will pass through R2. Let's call it I1, R2. तो क्योंकि I करंट ने ही I1 और I2 को पास डिवाइड हुआ है, इसका मतलब है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 तो है ही, ये तो है ही है। वही करंट यहां पर आके दोबारा से इकट्ठा हो गया और इसलिए इसका टोटल होके दोबारा से I करंट बन गया। अगर मैं B करंट पर निकलते हुए करंट को I डैश बोल दूं और एंट्री वाले करंट को I बोल दूं तो I डैश इज इक्वल टू I। अब हमेशा याद रखना बेटे, पैरेलल सर्किट में जब भी करंट अपने आप को डिवाइड करता है, दैट ऑलवेज डिवाइड्स इन द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ रेजिस्टर्स। इसीलिए टीचर लिख रहे हैं I1 रेशियो I2, इसको इज टू बोलते हैं जूनियर क्लासेस अगर याद हो। I1 is to I2 such that 1 upon R1 is to 1 upon R2। तो जब हमें पता लग जाए रेशो का, तो करंट को निकालना बड़ा आसान होता है। जैसे कि I1 इज इक्वल टू टोटल करंट जो एंटर कर रहे हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशो कौन सी है, ये वाली, इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग रेशो डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशो। ये चीज आपको याद रखो। अब रही बात I2। एक बच्चा कहता है सर I2 निकालना बहुत आसान है। मैंने कहा कैसे? कहता है सर देखो, ये तो आपको पता ही है ना, व्हाइट बॉक्स I1 आप निकाल चुके हो, तो I2 निकालने के लिए I में से I1 माइनस कर दो, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो। मैंने कहा बेटे बिल्कुल सही, पर मान लीजिए आपकी I1 की कैलकुलेशंस गलत होगी और
आप I2 निकालना चाहते हो विदाउट द हेल्प ऑफ I1, तब क्या करोगे? तब बच्चा कहता है सर देखो ये रेशियो वाला फार्मूला तो तब भी लगेगा, टोटल करंट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो 1/R2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, तब यह फार्मूला। तो सभी बच्चों ने, उम्मीद करता हूं, करंट डिवाइडर सर्किट नोट कर लिया है और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। मान लीजिए मैंने एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक अक्रॉस एक बैटरी लगा दिया बच्चे, V वोल्ट का। आप अपने मन में सोच सकते हो 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट में से कितना वोल्टेज यहां ड्रॉप होएगा? यहां का क्या मतलब? इन दोनों पॉइंटों के क्रॉस, आर ए के क्रॉस मान लीजिए वो वोल्टेज ड्रॉप होता है वी ए। कैसे पता लगा? वोल्ट मीटर कनेक्ट करके पता लग गया। मान लीजिए यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप है वी सी, वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट करके देखा तो पता लग गया। चाहो तो वही वोल्ट मीटर यहां से उतार के यहाँ लगा दो, चाहो तो अलग लगा दो, और बीच वाला वोल्टेज ड्रॉप आप लगा लेते हो वीबी। तो इतनी बात तो पक्की है कि जो जितनी भी ये वायर्स लगी हुई हैं ये कॉपर वायर्स हैं, और कॉपर वायर्स का रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है, वेरी गुड कंडक्टर। इसका मतलब हम ये मानते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप कॉपर वायर के अगेंस्ट तो है ही नहीं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ही नहीं। तो बैटरी का जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो इन तीन रेजिस्टर्स के अक्रॉस ही हुआ। दैट मीन्स वी ए इज इक्वल टू वी बी प्लस वीसी, तीनों का टोटल V के बराबर। सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ द ड्रॉप्स। इसको क्या बोलेंगे बेटे? सप्लाई इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स, सप्लाई वोल्टेज। और खास बात, अब खास बात है, ध्यान से सुनो। अब कोई बच्चे कहते हैं सर मैं तो इंडिविजुअली वी बी में इंटरेस्टेड हूं, मेरे को तो वी ए चाहिए अलग से। तब टीचर कहता है बेटे ध्यान से सुनो, वोल्टेज अक्रॉस resistors in the series connected resistors is always in the direct ratio of resistors। डायरेक्ट रेशियो, वहां पर क्या था? रेसिप्रोकल रेशियो, करंट की डिवीजन पैरेलल में। यहाँ क्या था सीरीज में? वोल्टेज ड्रॉप डायरेक्ट रेशियो। अब अगर इस ड्रॉप इसका फायदा लेना हो तो ये बिल्कुल वैसे ही है बेटे जैसे आप जूनियर क्लासेस में करते थे कि एक फादर ने अपने 3 बच्चों को 100 रुपए दिए और वो तीनों बच्चों में बांटना चाहता है इन द रेशियो 5:2:3। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करते थे मैथ के। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपने वी ए निकालना हो तो टोटल वोल्टेज जो बैटरी ने दिया इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग, देखो वी ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला आर ए डिवाइडेड बाय क्या बेटे? सम ऑफ द रेशियोज। तो करली ब्रैकेट में डिवाइड करके टीचर क्या लिख रहे हैं? आर ए आर बी प्लस आर सी। इसी तरह से अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर क्या ऑन दी सेम लाइंस में आर सी लिख सकता हूं? वीसी, बिल्कुल, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वीसी। तो वीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी रेशियो है? आरसी। तो टोटल वोल्टेज जो बैटरी ने दी व्हाइट वाली वो नोट करो, मल्टीप्लाइड बाय आरसी होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज, दैट इज आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। सभी बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज टीचर ने लिख के दिया है, नोट करो। यहाँ पर रेसिप्रोकल रेशियो और यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो, ये आपको पेपर में बहुत फायदा देगी। मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूं ताकि आप अच्छे से नोट करें।
नोटेड बेटे? कोई बच्चा माइक पे जवाब दे, नोटेड या नहीं नोटेड? यस सर। गुड, ये बहुत सर अच्छा। आपने नोट करा, मैं आपको इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कभी मैंने अपने ही लिखे हुए नोट्स का फोटो नहीं लिया। आज मैंने लिया, क्योंकि मेरे को पता है 10th के एग्जाम आने वाले हैं, और अलग अलग स्कूलों में ये चीज मेरे को बार बार करानी पड़ती है, तो मैं इसका पीडीएफ बना के डायरेक्ट बोर्ड पे शो कर। अब सोचो, जब टीचर ऐसे करता है तो वो उसका कितना इंपॉर्टेंस समझता है। ठीक है बेटे? कई न्यूमेरिकल्स में मेरे बच्चों के ये काम आए। अब हम चलते हैं बेटे 8th क्वेश्चन में। शाबाश, 8th क्वेश्चन में आ जाओ। 7 तो हमने कर ही लिए थे। सर 1 ओम। अच्छा, 10th बी के बच्चे लाइट ऑन करें बेटे। 10th बी के बच्चों ने 8th क्वेश्चन का जवाब दे दिया है मेरे को। शाबाश, दे हैव रिप्लाइड। अभी मैं उनका आंसर डिस्क्लोज नहीं कर रहा, लेकिन और कोई बताना चाहे? शाबाश। 10th ए, स्विच ऑन द लाइट ऑफ योर क्लासरूम। अगर आपको बोर्ड देखने में तकलीफ नहीं है तो ऑन करना चाहिए बेटे। 10th ए नॉट रिप्लाइंग, और 10th सी नॉट रिप्लाइंग। 10th बी ने जवाब दिया था। अब हम इसको देखते हैं। कह रहा है a wire of given material I and cross sectional area A has a resistance of 4 ohm. What will be the resistance of another wire of same material having half the length and area of cross section as double? Listen, हम करते हैं वायर नंबर 1 की बात पहले। 1 ओम। वायर, अच्छा बेटे कौन से सेक्शन ने दिया? 10th है। हाँ, 10th ए और 10th बी दोनों ने बेटे, मैं लेट मी टेल यू, 1 ओम आंसर दिया। अब टीचर इसको चेक करेगा पहले सही है कि नहीं। कभी कभी सारे स्कूल का ही गलत हो जाता होता है, मैंने ऐसे भी नोट किया। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में वो बता रहा है, योर अटेंशन, कि इसका लेंथ एल ले लो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लो, राइट? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर 10C का आंसर 4 ओम। वाह, 10th सी देखते हैं भाई, डिफरेंट आंसर दे रहा है। 10th सी 4 ओम कह रहा है। अब देखते हैं, अब आएगा मजा, कौन सही है कौन सा नहीं। लेट्स सी। शाबाश बच्चे। अब इस रेजिस्टेंस, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है ना, फर्स्ट वायर का बेटे, सभी बच्चों को मानना पड़ेगा R1 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टिविटी सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंड करती है। पहली, मटेरियल का नेचर क्या है, और दूसरा मटेरियल का टेम्परेचर क्या है। ये कभी भी डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ पे डिपेंड नहीं करती। ओके, तो दूसरी, अब ये थी वायर नंबर 1। वायर नंबर 2 पे चलते हैं बेटे। वायर नंबर 2 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सेज कि लेंथ तो मैंने कर दिया हाफ, और क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल कर दिया। लो देखो, अब मैंने इससे डबल मोटा बना दिया, तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ए डैश कह देते हैं। वो पुराने वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डबल है, 2a लिख दिया। ठीक है, और इस वायर का जो लेंथ है वो पुरानी वाली वायर से आधा है, तो एल डैश जो है
वो ओरिजिनल वाली वायर की लेंथ का हाफ अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड वाली वायर का रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश लिखना पड़ेगा। एक गौर से बात देखो, टीचर ने रो का रो डैश नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इट इज वेरी मच क्लियर्ड इन द क्वेश्चन दैट बोथ वायर्स हैव सेम कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब टीचर ने बताया था जब तक मटेरियल सेम होता है, नेचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तब तक रो सेम रहता है, अज्यूम किया जाता है टेम्परेचर भी सेम है। अब जब भी आपको रेजिस्टेंस निकालना हो R2, तो जो निकालना होता है डिवाइड करते वक्त उसको नोमिनेटर पे रखना है और जो पता हो उसको डिनोमिनेटर में। याद रहे इसकी वैल्यू 4 ओम दे रखी है। तो जब जैसे ही मैंने इसको डिवाइड करा बेटे, आपको मानना पड़ेगा रो से रो कट गया, राइट। L डैश अपॉन A डैश डिवाइडेड बाय L अपॉन A। बहुत से बच्चे यहाँ भी मिस्टेक करते हैं, डिवाइड अपॉन डिवाइड हो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, L डैश A डैश, और बीच वाले दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर A डैश नहीं जाएगा, A जाएगा सर। हाँ जी बेटे, तो ये चला गया L A और यहाँ पर L और A डैश। अब हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। कैसे? ये लो L डैश A। मैं पूरा इसलिए सॉल्व करता हूं ताकि बच्चे को पेपर में प्रेजेंटेशन करना आ जाए। और ये L और A डैश कितना डबल है, 2A। अब आप समझ सकते हो A से A कट हो गया पहले तो, राइट। तो ये क्या बन गया, L अपॉन L इंटू 1/4। 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, L भी कैंसिल हो गए, तो इट बिकम्स 1/4। ठीक है बच्चे, याद रहे R2 अपॉन R1 की रेशियो 1/4 वही। हमें तो R2 चाहिए, R2 बिकम्स R1 डिवाइडेड बाय 4। R1 की वैल्यू दे रखी है, 4/4 करते हुए 1। तो कहने का मतलब ये हुआ 10th A कामयाब हुआ, 10th B भी कामयाब हुआ, लेकिन बाकी सेक्शन थोड़ी बहुत गलती कर गए। क्वेश्चन आसान था, सिंपल फार्मूला ही था, लेकिन एक बात है कि आपको इसकी प्रेजेंटेशन पेपर में करनी आती है या नहीं, तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बच्चे। 9 पे सभी बच्चे 9 पे चले, ट्राई योर बेस्ट। सर 72 जूल। ओके, 10th बी ने आंसर दे भी दिया। 10th बी का आंसर मैं सर अभी 72 जूल्स। 10th सी ने भी दे दिया बेटे, सेम आंसर है दोनों प्लस का। व्हाट अबाउट 10th ए? फाइव ओम का रजिस्टर, 6 वोल्ट का बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया, और 10 सेकंड में कितनी एनर्जी सर डिसिपेट? 72 इस में तीनों बच्चे 72, लेकिन जूल, कोई बच्चा जूल बोलना भूल गया। वैसे ये हमें दिया हुआ है और करंट इसमें पास करा हुआ है 10 सेकंड, यानी टाइम है। अब जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अच्छे से लगाया है वो तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होएगा, क्योंकि उसने देखा कि सर ने हीट का ये फार्मूला लगाया था, मेरे को ये यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हुए तीनों सिंबलों की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी दे रखी है। जब तीनों सिंबल्स की वैल्यू दे रखी है और यही 3 सिंबल्स हमारे इसमें हैं, तो क्यों हम कोई और दूसरा फार्मूला यूज करेंगे?
ठीक है, तो आपने देखा 36 इंटू 2 72 जूल। सभी बच्चों ने कैलकुलेट करा और सभी को शाबाश दी जाती है, ब्रेवो, कुडोस, शाबाश। और मैं बताऊंगा अगर ये पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट डाटा दिया हो तो 2 मार्क्स के इक्विवेलेंट आ सकता है, 1 मार्क का भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप। अब हम सभी बच्चे 10th क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मेमोरी में डाल के बेटे चलो फिर से पार्टिसिपेट करो। लेट मी एक्सपेक्ट करेक्ट आंसर्स फ्रॉम यू ऑल पीपल। क्या क्या आप इस ग्राफ से कंक्लूड करते हो? क्या ये ग्राफ ओमिक कंडक्टर के लिए है या नहीं है? टेल मी यस या नो। टीचर क्या पूछ रहा है बेटे? क्वेश्चन नंबर 10 में जो ग्राफ दिया हुआ है, जो बच्चे कहते हैं कि ये ओमिक कंडक्टर के लिए है वो अपने हाथ की एक फिंगर खड़ी करेंगे। जो बच्चे कहते हैं ये नॉन ओमिक है, नॉन ओमिक, वो बच्चे अपने हाथ की डबल फिंगर, 2 फिंगर खड़ी करेंगे और ये वाले बच्चे सिंगल। शाबाश, गिव योर इंडिविजुअल आंसर, गिव योर इंडिविजुअल आंसर। इंडिविजुअल 10th बी के बच्चे क्यों नहीं दे रहे भाई? व्हाई डोंट यू गिव द रिप्लाई? 10th ए के बच्चे जवाब दे रहे हैं, सही है सभी का, 10th ए का, 10th बी का भी सही है, 10th सी के जवाब नहीं दे रहे, 10th सी के भी। कुछ बच्चों को छोड़कर जो बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करते घर जाके, बाकियों का सही है। एक बात याद रखना बेटे, आज मैं डिक्लेयर करता हूं क्लास में, जिस बच्चे ने इसका जवाब नहीं दिया उसको पता नहीं, उसमें मैं ओपनली कह रहा हूं 10th में कमजोर मार्क्स आने के चांसेस हैं उसके, जिसने इसको नहीं दिया। अभी भी समझ जाओ, तो टीचर ने आपको कल करवाया ही था कि ऑन वन वर्टिकल एक्सिस अगर यहाँ पर वोल्टेज हो या एक करंट हो, जैसे इधर करंट दिया हुआ है, इधर वोल्टेज, टीचर ने बोला था जब भी ये ग्राफ इस तरह का आए तो इसको ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। कोई बच्चा क्लास में ऐसा है कि इस ग्राफ को मैंने लैंग्वेज में क्या लिख के बताया था, क्या नाम लिखा था इस ग्राफ? linearly rising straight line graph. बहुत अच्छे, 10th ए के बच्चों ने सही बताया, और कोई नहीं बता सका। बाकी या तो बोल नहीं रहे या इसको स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे ने पकड़ लिया था कि अकेला स्ट्रेट लाइन लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे सीबीएसई की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये ग्राफ ऐसे हो गया होता, ध्यान से सुनो, ऐसे ड्रा कर दिया होता, ऐसे स्ट्रेट लाइन, या ऐसे उसने दिया होता, ऐसे स्ट्रेट लाइन, तब ये ओमिक कंडक्टर को नहीं बताता। ओके, ये भी तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लेकिन दोनों में लीनियरली राइजिंग नहीं लिखा जा सकता। इस ग्रीन ग्राफ में लीनियरली राइजिंग लिखा जाएगा, तभी वो कंडक्टर जिसमें से करंट निकलता है वो ओहम्स लॉ को फॉलो करता है। जो कंडक्टर ओहम्स लॉ को फॉलो करता है वो ओहमिक कंडक्टर होता है, और उसका ग्राफ गारंटेड तौर पर ऐसा ही होता है। तो 10th ए सेक्शन में सिर्फ एक बच्चे की करेक्ट जवाब आई, बाकी बच्चों को अभी याद कर लेना चाहिए, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएंगे बेटे, 11। शाबाश, ट्राई योर बेस्ट।
जो बच्चे न्यूमेरिकल में कमजोर हैं, जिनको लगता है यार मेरे से न्यूमेरिकल नहीं होते, थ्योरी हो जाती है, वो मेरी बात ध्यान से सुने। सभी बच्चे ध्यान से सुने। सर हाँ बेटे। सर 0.0628 into 10⁵ मीटर। ओके, आई नोटेड योर आंसर। और कोई बच्चा? 10th बी ने जवाब दिया है। और कोई बच्चा? 10th ए में से नो आंसर, 10th सी में से नो आंसर। अब ध्यान से सुन लो बेटे, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल मुश्किल लगता है वो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपको पेपर में करना क्या है, आपको डाटे की तरफ ध्यान नहीं देना, जो भी डाटा दिया हुआ उसकी यूनिट्स की तरफ ध्यान देना। जैसे बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ओम, ओम लिखा हुआ है तो याद करो ओम किसकी यूनिट थी, किसकी यूनिट थी, आर की। इट मींस आपको रेजिस्टेंस दे रखा है कुछ वैल्यू ओम लगा के। ओके, दूसरी बात बोलता है रेडियस ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल रेडियस। ये होता है बेटे फेस का क्रॉस सेक्शनल रेडियस, क्योंकि वायर का रेडियस यही होएगा। और ये उसने दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर। आर का आंसर क्या दिया है? 0.01 सेंटीमीटर। यूनिट से पता लग गया हमें। ओके, लेकिन याद रहे ये मीटर्स में नहीं है, इसको मीटर्स में ही होना चाहिए ऐसे यूनिट में, ठीक है। तो हम इसको पहले ही कन्वर्ट कर लें ताकि हमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। 10 टू माइनस 100 से डिवाइड करते हुए मैंने ये बनाया। अब उसने बोला है रेजिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसकी यूनिट ओम मीटर होनी चाहिए और वही दी हुई है 50 इंटू 10⁻⁻8। अब हमसे लेंथ पूछे। सभी बच्चे सोचना होता है पेपर में बैठ के कि कोई ऐसा फार्मूला पता है जो मेरे टीचर ने कराया हो और इन 4 सिंबल्स को इन्वॉल्व करे हुए हो। बच्चा सोचता है यार ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन टीचर ने करवाया था उसमें आर की बजाय ए आता था, ए। तो उसको माइंड में लिख लिया करते हैं, सर ने मेरे को ये करवाया था लेकिन उसमें तो कैपिटल ए आया था। अब फिर से सोचते हैं क्या कैपिटल ए और आर का जो सिंबल उसमें नहीं है, आर नहीं है, आर और ए का आपस में लिंक है। तभी उसके माइंड में आता है वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया एक सर्कल ही तो है, और सर्कल का एरिया तो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ ही लिया था पाई आर स्क्वायर, तो मैं इससे ए निकाल लूंगा। अब जब पेपर में रफ वर्क में ये स्ट्रेटेजी बन जाए तब आपको ऐसे करना होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इन द सेकेंड स्टेप रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन पाई आर स्क्वायर। कुछ बच्चे यहीं पर डाटा भरने लग जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपको जो चीज निकालनी होती है ना पेपर में, उसको सिंबॉलिकली सॉल्व करा करो। जैसे सिंबल रखते हुए बिना डाटा पुट करें आप एल निकालो। एल कितना आएगा? आर पाई ऐसे, और रो नीचे चला गया। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अब अगर डाटा पुट करने से आपकी कैलकुलेशंस गलत हो जाएं तो न्यूमेरिकल का लास्ट स्टेप गलत माना जाएगा सिर्फ, तो टीचर को थोड़े मार्क्स काटने पड़ेंगे। अगर आपने यही डाटा पुट कर दिया वहीं गलती कर दी तो वो एक स्टेप के मार्क्स देगा सिर्फ, एज पर सीबीएसई इंस्ट्रक्शंस। अब हम इसमें डाटा पुट करेंगे 10 3.14, आर का मतलब बेटा ये लो, देखो इस डेसिमल को भी हटाएंगे तो 2 जीरो और चले जाएंगे, ऊपर आ गया 10 टू -4, और एक स्क्वायर है फिर से 10 टू -4, और मेरे बच्चे रेजिस्टिविटी में ये पड़ा 5। तो देखो इस जीरो को मैं इसमें मर्ज कर देता हूँ 10⁻⁻7। क्योंकि मैंने ऐसे यूनिट में डाटा पुट करा है तो आंसर मीटर में आना चाहिए। जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो इस 5 से 10 कट के 2 बना, और ये जो 2 है ये पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई होएगा, तो ये बन गया 6.28।
और बाकी जीरो देखो, 4 और 4 का टोटल करेंगे बेटे नेगेटिव में -8, क्योंकि बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ये ऊपर जाके बढ़ेगी, ये 10 की पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी 7। तो जैसे आप देखो आपकी कैलकुलेशन करने का तरीका अच्छा नहीं है, इसलिए 2 क्लासें तो जवाब ही नहीं दे सकी, और एक क्लास ने जवाब दिया उसका भी गलत आया। अब इस डेसिमल को नीचे ले जा सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसका मतलब आपको आंसर देना चाहिए था लेंथ इज इक्वल टू 6.628 मीटर। देखो टीचर का कोई रफ वर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, कितनी जगह पे सॉल्व कर दिया, क्योंकि उसको कैलकुलेशंस का बेटर मेथड बताया आपसे। आप देख लो आपकी ये कमी सामने आई है। लेट मी टेल यू कि इसमें से बी सेक्शन ने जवाब दिया था, ए ने नहीं दिया, सी ने नहीं दिया, और दुख की बात है कि बी का जवाब भी गलत था। यहां से साफ प्रूव होता है कि जब आप पर्सनल लेवल पे पढ़ते हो तो कैलकुलेटर यूज करते हो, और कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, इसलिए आपकी ये कैलकुलेशंस कमजोर रह गई हैं। आज से नियम बना लो कि एग्जाम में जितने दिन बचे हैं कम से कम उतने दिनों के लिए हम कैलकुलेशंस हाथ से करेंगे, नॉट विद कैलकुलेटर्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बेटे। 12 पे शाबाश, सबसे पहले आप लोग कोशिश करो। क्वेश्चन 12 जल्दी करो। देखो मैं अगर आप ये सारे क्वेश्चन जल्दी कर दोगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बहुत सारी सिखाऊंगा, क्योंकि हमारा 1.5 घंटे का लेक्चर है आज। शाबाश। 12th क्वेश्चन, 3 फिगर्स दे रखे हैं ए बी सी, तीनों सिलेंड्रिकल है, ठीक है बेटे, और नीचे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। कोई नहीं बता रहा, टीचर ये कह रहा है 12th क्वेश्चन के ए पार्ट के ए का क्या आंसर है, 12th के बी ए पार्ट के बी का क्या आंसर है, ये बताने हैं आपने मेरे को। लो नहीं बता पा रहे। इसके फर्स्ट फिगर में योर अटेंशन, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ Excuse me, है। sir. हाँ बेटे, Sir, first का आंसर सर 1/4 आ रहा है। फर्स्ट का आंसर 1/4 कह रहा है, 10th सी सेक्शन। ओके देख लेते हैं। और जो दूसरा है बेटे, ये तो 1/4 आना ही था बेटे, ये तो पुराना क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, क्योंकि इसने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया और लेंथ जो है एल डैश वो ओरिजिनल लेंथ से हाफ कर दी। यही पिछले क्वेश्चन में भी था, तो 1/4 ही आया था। जब मैंने यहाँ से R2/R1 डिवाइड करा तो आखिर में 1/4 ही आया था। ये तो वो रिपीट ही हो गया बेटे, फिर भी आपको शाबाशी दी जाती है क्योंकि एक ही सेक्शन ने जवाब दिया इसका। इसी के बी सेक्शन का भी तो जवाब दो, उसमें ए डबल डैश जो हो गया वो ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का आधा हो गया है थर्ड फिगर में, और उसकी जो लेंथ है ना एल डबल डैश वो भी ओरिजिनल लेंथ की डबल होगी। तो देखो मैं वैसे जिन बच्चों को नहीं समझ आया फिर से बता रहा हूँ। पहले वाले केस में आर का आंसर है रो एल अपॉन ए,
दूसरे वाले में अगर मटेरियल सेम है तो आर डैश आएगा रो एल डैश अपॉन ए डैश, एल डैश की वैल्यू रखते हुए ए डैश की वैल्यू रखते हुए रो एल बाय 2 और 2a यहां पर ये 4a बन जाएगा, यानी उस वाले आर से 1/4। अगर देखो आप 4 को हटा दो तो वही आ गया 1/4। और तीसरे वाले केस में गौर से देखो बेटे, तीसरे वाला ही मैं पूछना चाहता था, वो बता नहीं रहे आप। आर डबल डैश रो एल डबल डैश ए डबल डैश, तो समझदार बच्चा बोलेगा सर एल डबल डैश को 2l लिखो, ए क्रॉस डबल डैश को 2a लिखो, 2a कट गया आपका। ये देखो ये तो आपके ओरिजिनल ए के बिल्कुल सेम हूबहू फार्मूला बन गया। तो आर यानी आर बाय 1 आ गया, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो रेशो 1 ही आ गई। तो यहाँ तो 1/4 आपने बता दिया, तो बहुत अच्छे। यहाँ आपको लिखना चाहिए था रेशो 1/1, ज्यादा मुश्किल नहीं था। और मेरे को अच्छा नहीं लगा कि किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया इसका। 12th क्वेश्चन का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 बी पार्ट क्या कह रहा है? A conductor A is made up of copper and conductor C is made up of constantan, copper and alloy, nickel. Then which one of the two will have more electrical resistance and why? देखो A और C की बात करिए उसने, A और C, ध्यान से सुनना बच्चे। अगर बाय चांस हम इनका मटेरियल सेम रख लें, A और C का मटेरियल सेम रख ले, तो ये दोनों बराबर आए थे। तो इफ मटेरियल सेम होता, मटेरियल सेम, तब हमारा आर ए वाला केस वायर का और आर सी वाला केस सेम था। लेकिन अब उसने प्रेजेंट क्वेश्चन में ए वाले को तो कर दिया कॉपर, ये वाली फर्स्ट वायर कॉपर की कर दी, और दूसरी वायर बेटे कर दी अलॉय की, कॉन्स्टेंटन की, कॉन्स्टेंटन अलॉय की कर दी। समझदार बच्चा याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है। कॉन्स्टेंटन जो होता है कॉपर और निकल दो मेटलों को मिक्स करके एक अलॉय होता है। ओके, अब सभी बच्चों को पता है कि ए कंडक्टर की कंडक्टिविटी बेटर होगी। कंडक्टिविटी कह रहा है बेटर, क्यों? अकेला कॉपर है, कॉपर इज ए वेरी गुड कंडक्टर। इसमें इंप्योरिटी आ गई निकल डालने से, इसका मतलब बी की कंडक्टिविटी लो है, इसमें देर से करंट निकल पाएगा। इसका मतलब है कि बी नहीं कहना चाहिए, सॉरी, सी कंडक्टर। तो सी कंडक्टर की रेजिस्टेंस अब ज्यादा हो जाएगी, जिसकी कंडक्टिविटी कम हो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ओके, कंडक्टिविटी मैंने बहाव, कंडक्शन, करंट का बहाव, रेजिस्टेंस का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जैसे ही आपने इस वाले में कॉन्स्टेंटन और कॉपर मिक्स करा, तब ए और सी का रेजिस्टेंस बराबर नहीं आएगा। ये तो प्योर कॉपर है, उसका रेजिस्टेंस लेस होएगा और कॉन्स्टेंटन वाले का ज्यादा होएगा। ठीक है, अब मैं आपको अगले क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ खास चीज बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। पेन रोक दो सभी बच्चे, पेन रोक दो। मैंने एक वायर लिया, उसका रेजिस्टर लेंथ ले लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लिया, उसकी रेजिस्टिविटी रो ले ली। अब सभी बच्चों को पता है कि इसका रेजिस्टेंस बनेगा रो एल अपॉन ए, सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन इस फार्मूले से मैं एडिशनल बातें बताने लगा हूं आपको, एडिशनल बातें। ये बोर्ड भर जाएगा साइडों पे, ध्यान से सुन लेना सभी बच्चे। नंबर वन, नंबर वन,
अगर मैं इस रॉड के साथ ऐसे एक दूसरी वायर लेके आऊं, जोड़ दूं, या रॉड जोड़ दूं, या वायर उतनी ही मोटी, उतनी ही उसी मटेरियल की, यानी मैं रॉड के साथ रॉड जोड़ता चला जाऊं और ऐसा करूं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही रखूं, लेकिन लेंथ को मैं नई वाली लेंथ को एल डैश को ओरिजिनल वाली लेंथ से n गुना ज्यादा कर दूं, n गुना। जैसे ये लेंथ 10 मीटर हो और मैं इसको 5 गुना ज्यादा करके 50 मीटर कर दूं। अगर ऐसे कर दें तो नया रेजिस्टेंस भी ओरिजिनल रेजिस्टेंस से n गुना ज्यादा हो जाता है। पहला लर्निंग पॉइंट। दूसरा लर्निंग पॉइंट, ध्यान से सुना, ये कब मैंने बड़ा करा था, जब न्यू वायर ज्वाइंट करने से मैंने लेंथ को इंक्रीज कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, नई वायर नहीं लगा रहा, बल्कि ओरिजिनल वायर को ही खींच के लंबा कर रहा हूं। स्ट्रेचिंग, जब स्ट्रेचिंग करके लंबा करते हैं तो वायर पतली भी हो जाती है। यानी कि टीचर कह रहा है कि उसने अब नई लेंथ ले ली एल डबल डैश और वो ओरिजिनल लेंथ का n गुना कर दी, ओरिजिनल लेंथ का n गुना, लेकिन साथ में लिख रहा है बाय स्ट्रेचिंग, दोनों तरफ से खींच करके, इधर से खींच दिया इधर से, तो नेचुरली क्रॉस सेक्शनल एरिया पतला हो जाएगा। मतलब बच्चा कहेगा सर ए डबल डैश ओरिजिनल ए के मुकाबले तो काफी पतला हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन उस बच्चे को ये याद करना चाहिए कि अमाउंट ऑफ मटेरियल दोनों तरफ बराबर रहेगा, यानी कि वॉल्यूम बराबर रहेगा। जब इसको सॉल्व करके हम नया निकालते हैं आर डबल डैश, याद रहे आर डबल डैश, तो इस आर का, ध्यान से सुनना, इस आर का कितने गुना लेंथ हमने बड़ी कर दी, उस एन के फिगर को उठा के उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इस वायर को आपने, इस वायर का रेजिस्टेंस था 90 ओम, 90, आपने इसको 3 गुना बड़ा कर दिया, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो नया रेजिस्टेंस हो गया, पुराना रेजिस्टेंस कितना था 90, उसको 3 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 90 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 10 ओम आएगा असली आंसर। ये तब है जब वायर को खींच के लंबा करा जाए, याद रहे। तीसरा लर्निंग पॉइंट टीचर इसमें बता रहे हैं कि कभी कभी पेपर में आपसे रेजिस्टेंस नहीं पूछते, कंडक्टेंस पूछ लेते हैं। जब कंडक्टेंस पूछ लेते हैं बेटे, तब आपको इसी फार्मूले को रेसिप्रोकल कर देना, ए अपॉन रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ कर देना। ये कंडक्टेंस होता है, इसका यूनिट साइमन होता है, और ये 1 अपॉन आर के बराबर। कोई बच्चा कहता है सर ऐसा भी तो हो सकता है मैं पहले आर निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर दूं। यस, वैसे भी कर सकते हैं। फोर्थ लर्निंग पॉइंट ये है कि कभी कभी मेरे बच्चों आपको ना रेजिस्टिविटी नहीं दिया होता, बल्कि आपको कंडक्टिविटी दिया होता। कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट होती है साइमन पर मीटर, और इसकी होती है बेटे एस का मतलब साइमन। जब आपको कंडक्टिविटी दी हो, और तो याद रखना कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा आंसर 1 आता है। तो नेचुरली एक दूसरे को इनमें से निकाला जा सकता है और यह फार्मूला यूज किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस आर को इधर ले जाएं तो आर जी दोनों की मल्टीप्लीकेशन 1 होती है। ओके, तो इन दोनों फार्मूलों को अगर क्लब करा जाए तो समझदार बच्चा याद करेगा कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस इंटू रेजिस्टेंस,
दोनों का आंसर 1 होता है। वो इस व्हाइट बॉक्स को अभी इसी वक्त माइंड में बिठा लेगा। क्लियर है? अगली बात, एक और बात सुनो। कभी कभी आपको इसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस दिया होता है, तो पक्की बात है कि पाई आर स्क्वायर लगा के आप ए निकालो। एक और बात सुनो, कभी कभी बड़ी वो स्मार्टनेस दिखाता है बच्चे। ये जो वायर है ना, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को गोल नहीं बनाता, ओवल बना देता है, ओवल। यानी अगर कोई बच्चा यहां से खड़ा होकर देखे तो उसको सर्कल नहीं दिखता, बल्कि इस तरह से दिखता है। और फिर इसके पीछे वायर है, दूसरा किनारा भी ऐसा ही है। तब वो बच्चे को, तब भी ये फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए ये फार्मूला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो सर्कल रहा ही नहीं। उसमें ये वाला रेडियस डायामीटर कुछ और हो जाएगा, ये वाला डायामीटर कुछ और हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, दोनों डायामीटर का हाफ ले लेना। ये जो लंबी एक्सिस होती है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, छोटे वाले को माइनर एक्सिस। तो आपको मेजर एक्सिस का हाफ ले लेना है। मान लीजिए ये मेजर एक्सिस का यहां से यहां तक है बी, और माइनर एक्सिस का भी हाफ ले लेना है। यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपका है ए। अगर ये दोनों आपको पता लग जाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई इंटू ए इंटू बी। और याद रहे, जिस चीज को टीचर येलो कलर से इस वक्त दिखा रहा है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस फुल। आपको फुल मेजर एक्सिस नहीं लेनी, उसका हाफ लेना है। जिस चीज को टीचर अभी स्काई ब्लू कलर से दिखाने लगा है वो है फुल माइनर एक्सिस। आपको फुल माइनर एक्सिस नहीं लेनी, उसका हाफ लेना है। ठीक है? एक बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल गया, फिर आप अपना यही फार्मूला यूज कर सकते। एक बात और, एक बार एक बच्चे ने मेरे से बड़ा अच्छा सवाल किया था, शायद पिछले साल आपके स्कूल का ही था। वो कहता है सर मान लीजिए वायर ऐसी हो, तो अब तो हम फंस गए, ये तो इसका स्क्वायर है, तो तब भी क्या फार्मूला लग जाएगा? मैंने कहा बेटे तब भी लग जाएगा, तो ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर इसकी ईच साइड को हम, अगर इसकी ईच साइड को x ले लें तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होएगा? एक्स स्क्वायर। सर ऐसे तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो जाए तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दो। सारी जगह पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फार्मूला वायर के क्रॉस सेक्शनल की शेप के हिसाब से लग जाएगा। जब आपका ए लिख जाएगा तो इसमें पुट करके आप सॉल्व कर लो। ये स्टैंडर्ड फार्मूला एज इट इज ही रहेगा। और एक खास बात, रेजिस्टिविटी सिर्फ दो ही चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पर, यानी कॉपर का अलग होएगा, एल्यूमिनियम का अलग होएगा, वगैरह वगैरह, लोहे का अलग होएगा। दूसरा टेम्परेचर पर। ओके, तो जितना टेम्परेचर किसी मटेरियल का बढ़ेगा उसका रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। अगर लोहे को 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो कम निकलेगा, 30 डिग्री पे निकालेंगे तो ज्यादा। तो आप गौर से देखो, ये पूरा चार्ट आपको ऐसे लगेगा यार ये तो हमें एज इट इज बना बनाया मिल जाए, फाइनल पेपर से जस्ट पहले हमें रिवाइज कर। तो जो चीज आपको नहीं पता लगी है नोट कर लो जल्दी से, प्लीज नोट डाउन फास्टेस्ट पॉसिबल। जो चीज नई है वही नोट करना, सारा मत नोट करना, टाइम ना खराब कर देना मेरा। जो नई चीज है वो नोट करना। जब एक आपको ट्रिक बताता हूं, जब मैं आपकी क्लास में था तो मेरा एक दोस्त होता था, उसका नाम था मनोज। वो भी पढ़ने में काफी तेज था, तो हम दोनों इकट्ठे बैठते थे। तो जैसे टीचर हमें कम टाइम देता था ना, तो हम कहते थे यार 1 2 3 पॉइंट मैं नोट करता हूँ, 4 5 6 तुम नोट कर ले, बाद में कवर कर लेंगे। तो ऐसे भी हम कर लेते थे दो बच्चे, कि 1 2 3 तुम नोट कर लो, 4 5 6 नोट कर लेंगे, बाद में हम थोड़ा बहुत इकट्ठा पूरा कर लेंगे। टीचर इतना टाइम नहीं देता नोट करने का।
शाबाश। देखो मैंने न्यूमेरिकल शीट को बीच में रोक के ये बताया है, इसका मतलब है आपको इसको अहमियत देनी चाहिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको इसमें कम से कम एक चीज नहीं पता लगी है? प्लीज रेज योर हैंड। कम से कम एक चीज नहीं पता लगी। शाबाश। 10th सी सेक्शन को नहीं पता। और हैरानी की बात बताऊं, 10th ए को सारा पहले ही आता था, उनको एक भी चीज नहीं पता नहीं लगी, एक भी बच्चे का हाथ नहीं पड़ा। तो 10th ए के लिए तो शाबाश है भाई, लेकिन सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो आपको पता है? 10th ए के एक भी बच्चे को इसमें से एक भी नई चीज नहीं पता लगी। क्या बात है। 10th बी का जिन बच्चों को नई चीज पता लगी है प्लीज रेस। शाबाश, बहुत अच्छे, सच बोलते हैं। कम से कम 20 बच्चों के हाथ खड़े थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसको डालते हैं हम मेमोरी में, और लेक्चर रिकॉर्ड हो ही रहा है, आप जाओगे उसमें डीवी सर लिख के आप सुन सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बेटे। शाबाश, रीड इट। Three resistors are connected in parallel and the combination is connected to battery and ammeter and voltmeter and K. Draw the circuit to show that arrangement of these components. इसमें कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हमसे ये पूछना चाहता है एक तरीके से कि हम वोल्टमीटर एमोमीटर को कैसे लगाते हैं। ये तो कुछ नहीं बेटे, 3 रेजिस्टर्स है ना, तीनों को पैरेलल कह रहा है। लो, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल कब? जब उनके स्टार्टिंग पॉइंट भी कॉमन हो और फाइनल पॉइंट भी कॉमन हो, तब ये 3 रेजिस्टेंस लग गए। अब वो कहता है इसको आपने वोल्टमीटर भी लगाया, एममीटर भी लगाया। तो सभी बच्चों को पता है एममीटर सीरीज में लगता है, ये लो एममीटर लगा दिया, करंट मेजरिंग डिवाइस। फिर वोल्टमीटर भी लगाना है, लो भाई वोल्टमीटर भी लगा देते हैं। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, जो पूरे सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मेजर कर देगा। तीनों में सेम होएगी। क्यों सेम होएगी वोल्टेज? क्योंकि टीचर ने सिखाया था पीवीएस, पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम। अब वो कहते हैं जी कॉपर बैटरी भी दिखाओ। लो, प्लस माइनस बैटरी दिखा दी। फिर वो कहते हैं आप इसमें ऑन ऑफ की भी दिखाओ सर्किट की। हमने कहा लो सर अभी दिखा देते हैं। आप इसको स्विच भी कह सकते हो, ठीक है। फिर आप इस सर्किट को ज्वाइन कर दो। कोई बच्चा मेरे को बताएगा क्या मेरे को इसमें करंट शो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करंट शो करना चाहिए कि नहीं? सर नो। नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने की को ऑफ रखा। और अगर कोई बच्चा इन दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर देता है, यानी स्विच को ऑन कर देता है, तब उसको करंट शो करना चाहिए। एंड करंट ऑलवेज गोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल और आउटसाइड द बैटरी। ओके, नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव वाला हायर। ये आउटसाइड दी बैटरी तो ऐसे होता है करंट। अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे सर बैटरी के अंदर से क्या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो आंसर इज यस। बैटरी के अंदर से नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा करंट, और बाहर कॉपर की तारों में पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू सर्किट। तो ये आपसे डायग्राम पूछ रहा है, एक्चुअली में वो देखता है कि बच्चे को सर्किट डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस है भी कि नहीं है। ओके, अब जरा 13th बी क्वेश्चन में, ये ए पार्ट था, 13 बी क्वेश्चन में तीनों सेक्शंस का कंपटीशन है। जल्दी से बता दो, देखते हैं कौन क्लास जीतती है। 13 बी, मैं इसमें वैल्यूज बता दूं। ये 10 ओम है, ये सर भी रेजिस्टेंस बता दो। हाँ बता रहा हूँ। 5 ओम देख लो, 5 ओम 5 ओम,
ऐसे ऐसे है। ओके, सर 15 ओम। सर 15 ओम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कौन से, इधर बड़ी जल्दी जवाब दे दिया बेटे। जब भी दो बराबर की वैल्यू के, सर 15 ओम। बहुत अच्छे, सभी बच्चों ने 15 ओम सही बताया। और याद रहे जिनको नहीं पता लगा, जब भी लर्निंग पॉइंट सुनो, जब भी इस बराबर की वैल्यू के रेजिस्टर्स लगे हों पैरेलल में, ओके, मान लीजिए ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ऐसे करते करते आखिरी में ये फिर से आर है, और टोटल रजिस्टर है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और nth रजिस्टर है। ये इनकी वैल्यूज नहीं लिख रहा, इनकी काउंटिंग कर रहा हूं। रजिस्टर मान लीजिए सारे के सारे बराबर की वैल्यू के हैं, तब ए और बी पॉइंट में जो रजिस्टर होता है, ध्यान से सुनना, ए और बी में, तो वो किसी भी इंडिविजुअल रजिस्टर को नंबर ऑफ ब्रांचेस से डिवाइड कर देता है, इतना आ जाता है। इसी तरह से इन बच्चों ने देखा 10 और 10 बराबर है, तो इन दोनों को मिलाकर ये फार्मूला लगा के इंडिविजुअल को नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, 2 से डिवाइड कर दिया, 5 बन गया। तो 5 और 5 और 5 तीनों सीरीज में, तो इन्होंने फटाफट से 15 का आंसर दे दिया। तो सभी बच्चों को जिनकी नॉलेज कमजोर थी, उनको ये फार्मूला, ये फिगर बना के ये फार्मूला लिख लेना चाहिए। जिनकी नॉलेज कमजोर थी उनको लिख लेना चाहिए, बुद्धू मत बनना। कुछ बच्चे नोट नहीं करते, साथ वाले क्या सोचेंगे, यार इसको ये भी नहीं पता, तो वो सेल बहुत बड़ा धोखा कर देते। सोचने दो, साथ वाले को सोचने दो, उसकी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे 14 पे चलते हैं बेटे, लेट्स पुट इट इन द मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, ये तो क्या करना है, हमने ऑलरेडी कर रखा है ये बहुत बार। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये भी कोई खास बात नहीं, छोड़ दो, ये आपको दोनों कर रखे। अब हम चलते हैं बेटे, देखो मैंने टाइम, आपने मेरा साथ दिया, मैंने टाइम बचा लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा स्टैंडर्ड की बात करते हैं। असाइनमेंट तो हो गया हमारा कवर, थोड़ी सी हायर लेवल की एडिशनल नॉलेज। योर अटेंशन बेटे, देखो अभी अभी आपको टीचर ने बोला था कि अगर एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 20 ओम है, 20 ओम, ठीक है। और इसका ओरिजिनल लेंथ है L। इस वायर को स्ट्रेच कर दिया ताकि इसकी जो नई लेंथ है L डैश, वो पुरानी लेंथ का 4 गुना ज्यादा होगी, स्ट्रेच्ड। तो वो बोलता है दोनों वायर का टेम्परेचर और मटेरियल सेम है, मतलब रेजिस्टिविटी सेम है। अब आप नई वायर का रेजिस्टेंस बताओ, बता सकता है कोई बच्चा? एक वायर, उसको स्ट्रेच करके ओरिजिनल लेंथ से 4 गुना लंबा कर दिया। नाउ व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, उसका वैल्यू कितना? 5/4। एक बच्चा बोलता है 5/4, गड़बड़ कर दिया उसने। अभी अभी टीचर ने जो लास्ट शीट बताई थी, उसमें बोला था कि अगर खींच के लंबा किया जाए तो कितने गुना लंबा किया उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करना है उसका। 16 आ गया, ठीक ही बताया उस बच्चे ने सर। तो उसने देखा कि सर कह रहे हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस का कितने गुना n स्क्वायर से डिवाइड करो, तो उसने बोला 20/4 का स्क्वायर सर 60। तो उसने इसको डिवाइड करा, तो R लगेगा बेटे, तो यहाँ ओम लगेगा, सॉरी साथ में। तो उस बच्चे को 5/4 बोलने के साथ साथ यूनिट भी बोलना चाहिए था, बिल्कुल सही।
लेकिन ये तो आप तब कर सके क्योंकि आपको ये वाला ट्रिक पता था जो टीचर ने अभी अभी करवाया, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी बात है। 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का, तो आपको इसका सोल्यूशन देना पड़ेगा वही फिर। 5 मार्क्स का आ जाए तो क्लास में कितने बच्चे सोचते हैं कि वो कर लेंगे? देखो बेटे, मैं ये मान लूंगा अगर कोई बच्चा हाथ खड़ा करेगा कि उसको आता है, मैं पूरा मान लूंगा, लेकिन बोलना सच है। देखते हैं कितने बच्चे निकल, अगर वो बोले कि इसका पूरा सोल्यूशन दो 5 मार्क्स का, और तब बताओ ये आंसर आया कि नहीं, कितने बच्चे सोचते हैं वो कर लेंगे? रेज योर हैंड। ए सेक्शन में, बी में, मैं ये मान लूंगा और बुलाऊंगा नहीं माइक पर, मान लूंगा कि आपको आता है, लेकिन बोलना सच है, देखो झूठ मत बोलो, ठीक है? इसमें आपका हाथ नहीं खड़ा किया, याद रहे टीचर ने सिर्फ इसलिए ऐसा करा है ताकि आप इसका सोल्यूशन गौर से देखो, ओनली पर्पस कि बच्चों को एहसास करा के यार ये तो मुश्किल सा लगता है पूरा सोल्यूशन, एहसास करा दिया। अब आप ध्यान से सुनोगे, शाबाश, योर अटेंशन। आप कहोगे, ध्यान से सुनना बच्चे, आप कहोगे ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए मान लेते हैं, तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसकी वैल्यू 20 ओम दे रखी। फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन, ठीक है? सेकंड स्टेप में आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए डैश बोल दो, तो आप सेकंड स्टेप में क्या करोगे, जो हमने निकालना भी है भाई, आर डैश जो है ना वो रो एल डैश अपॉन ए डैश आएगा, ठीक है? तो आप कहोगे रो सेम मटेरियल होने की वजह से रेजिस्टिविटी तो आपने सेम लगा दी, पर एल डैश को तो आप लिख ही सकते हो 4 टाइम्स, तो आपने लिख दिया 4L, लेकिन नीचे ए डैश ही रख दिया, ठीक है? ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब अगर आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं बेटे, आर डैश अपॉन आर, तो आपको बोलना पड़ेगा सर यहां पर तो ना आप ऐसे कर दो, फिर रो से रो तो आपका कट ही गया, आप लिख दो सर 4L अपॉन ए डैश, और नीचे आपको पता ही है कि L अपॉन ए लिखना पड़ेगा नीचे, तो रो तो कट ही गया, तो उसके बाद आप कहोगे सर सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, 4L ए हो गया, और यहां पर ए डैश हो गया, और साथ में एल आ गया, एल कट गया सर, तो आप कहोगे सर आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू, एल कट गया, 4A अपॉन ए डैश, लेकिन ये तो सर आपको पता ही है 420 ओम है, आई सेड यस 20 है, तो इसको आप उधर ले जाओ, तो आप कहोगे सर आर डैश इज इक्वल टू 20 इंटू 4A अपॉन ए डैश। तो सारी प्रॉब्लम यहां पर आके फंस गई, तो किसी भी तरीके से आपको ए अपॉन ए डैश की वैल्यू पता ही होनी चाहिए, वरना आप क्वेश्चन कर नहीं सकते, ठीक है? यहां पर इसको रोक दो, नंबर फर्स्ट रोमन फर्स्ट इक्वेशन छोड़ के। अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। अब आप कहोगे सर जब उसी वायर को खींच के आप लंबा करोगे तो आपका टोटल कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो सेम ही रहेगा, चाहे आप उस मटेरियल उस पूरी वायर को लेके गोला बना दो, चाहे ट्रायंगल बना दो, चाहे लंबा खींच दो, तो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल का अमाउंट तो सेम ही रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा भाई, वॉल्यूम सेम रहेगा, तो आप कहोगे सर ये भी एक सिलेंडर है, ये भी एक सिलेंडर है, आपने 10th क्लास पढ़ी है क्या?
सिलेंडर का आपको हमारे मेंसुरेशन में मैथ के फॉर्मूले में वॉल्यूम जो निकालते हैं वो पाई आर स्क्वायर एच निकालते हैं। आपको पता नहीं है? मैंने कहा बेटे पता तो है। फिर आपको ये भी पता है कि सर्कल के एरिया को ए लिख सकते हैं और पाई आर स्क्वायर को हटा के वॉल्यूम को ए एच लिख सकते हैं। मैंने कहा भाई ठीक है सर, आपके केस में एच की जगह पर लेंथ दे रखा है बस, तो वॉल्यूम को इधर आप लिख दो ए एल, और जब खींच के लंबा कर दिया तो ए डैश एल डैश कर दो। दोनों वायर्स का वॉल्यूम आपने बराबर कर दिया। 10th क्लास का मेंसुरेशन का वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला लगा दिया। आई सेड ओके। तो आपको कौन सी रेशियो चाहिए, ए अपॉन ए डैश? ओहो, तो गड़बड़ हो गया बेटे, ये ट्रिप कर गया। 1 मिनट आपको वेट करनी पड़ेगी है। वही प्रॉब्लम शुरू होगी। यही बंद हो गया। तो बेटे हमारा ट्रिप हो गया। ओए होए यार, तो फिर से ट्रिप हो गया। 1 मिनट जरा स्टेबलाइजर को ठीक करें यार। आप इतने रिवाइज करो बेटे, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो सभी बच्चे इधर देखें बेटे, अब वो क्वेश्चन हमसे खो गया तो हम इसको जरा, मेमोरी में भी नहीं रहा तो इसको जरा हम और तरह से कर लेते हैं। चीज वही रहेगी बेटे, ध्यान से सुनना। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये लेंथ एल, और रेजिस्टिविटी रो आर की वैल्यू होगी रो एल अपॉन ए। मैंने इस वायर को खींच दिया तो ये लंबू बन गया, तो एल डैश होगी वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए डैश, रेजिस्टिविटी अभी भी वही है, आर डैश होगा रो एल डैश अपॉन ए डैश। और याद रहे हम क्या करते हैं, इस एल डैश को उस एल के मुकाबले एन गुना ज्यादा मान लेते हैं। चलो, तो मतलब ये हुआ कि आर डैश इज इक्वल टू रो एन एल अपॉन ए डैश। तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 आपस में, ये 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। 2 को 1 से डिवाइड करते ही आपको मानना पड़ेगा कि रेजिस्टिविटी तो कट गई। ओके, तो इधर क्या हो गया, एल एन एल अपॉन ए डैश, और नीचे क्या हो गया, एन एल अपॉन ए। रेजिस्टिविटी कट गई है, तो यहां से आपने देखा लेंथ भी कट गया बेटे, लेंथ भी कट गया, और ये ऐसे बन गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब मैं जल्दी से उसी पॉइंट पे आ गया हूं कि दोनों वायर्स के वॉल्यूम बराबर हैं। तो इस तरफ मैंने लिख दिया वॉल्यूम ए एल, उस तरफ लिख दिया ए डैश एल डैश। ठीक है, तो जो वॉल्यूम हमें, मेरे को यहाँ पर कौन सी रेशियो पुट करनी है, ए अपॉन ए डैश। तो बना लो, ए अपॉन ए डैश किसके बराबर होएगा, एल डैश अपॉन एल के बराबर आएगा। लेकिन एल डैश हमें दे रखा है एन गुना ज्यादा, एन एल अपॉन एल लगे, एल से कट गया एन आ गया। ठीक है बेटे, तो ए
अपॉन ए डैश की वैल्यू आप n पुट कर सकते हो, फोर्थ इक्वेशन से उठाकर 3 में पुट कर सकते हो। जैसे ही आपने इसको पुट करा तो सभी बच्चे एग्री करेंगे सर अब आपका r डैश अपॉन r, n को ऐसे ही रहने दो, और a अपॉन a डैश ये भी एक और n आ गया, n लिख दो। तो इसको आपने उधर ले गए, तो नया वाला रेजिस्टेंस ध्यान से सुनो बेटे, n स्क्वायर टाइम्स n हो गया। ओके, तो मेरे को वहां पर गलती से डिवाइड लिखा दिया बच्चे, मैंने आपको मल्टीप्लाई करना है, वहां पर मल्टीप्लाई करना है, पीछे भी करेक्ट कर लेना, पीछे भी करेक्ट कर लेना। जब भी आप रेजिस्टेंस वायर को ऐसे खींचोगे तो n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, वो अगर दबा दिया होता तो डिक्रीज में हो जाता है। देखो इसका मतलब ये, अगर हमारा 20 ओम है और डबल कर दिया, डबल का स्क्वायर हो गया 4, 4 को 20 से मल्टीप्लाई में 80। तो याद रखना, एक जगह पर मैंने आपको गलती से ये करवा दिया, उसको ठीक कर लेना बेटे, पता नहीं कैसे होगा। अगर एक एल वायर है उसको खींच के एन टाइम्स कर दिया हो, एल डैश एन, ठीक कर लेना पिछली शीट पे, तब नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस का यहाँ गलती से एन स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर में डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक कर लो। तो ये हमारा प्रूफ आ गया, ठीक है। अगर इसी वायर को मैंने दोनों तरफ से कंप्रेस कर दिया होता, दबा के कंप्रेस, ताकि वो एन टाइम्स रिड्यूस हो जाए लेंथ, तब यही एन स्क्वायर डिवीजन में आ जाएगा, तब यही एन स्क्वायर डिवीजन में आ जाएगा। अच्छा, तो सभी बच्चे गलती ना कर दें, मैं एक बार फिर से बता दूं, ओरिजिनल वायर थी एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और रो हो गया इसका रो एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी है। अगर तो इसको वायर को खींच के लंबा कर दिया, एल डैश इज इक्वल टू एन डैश, तब नया रेजिस्टेंस ये लिखना। और अगर इस वायर को दोनों तरफ से कंप्रेस करके छोटा कर दिया, छोटा, ये छोटा कर दिया, ताकि एल डबल डैश ओरिजिनल एल का 1nth हो जाए, तब आर डैश होएगा ओरिजिनल आर का, ये वाला इसको एन स्क्वायर से डिवाइड करना। अगर कंप्रेस कर दिया और अगर स्ट्रेच कर दिया तो ऐसे दोनों दोनों लिख लो ताकि गलती ना हो जाए। यहां पर क्या करा है, स्ट्रेच, यहां पर क्या करा है, दोनों तरफ से कंप्रेस, तो इसका मतलब है पीछे वाला हमें फार्मूला सही कर लेना। सभी बच्चे ये वाला पेज जरूर नोट कर लें। ओके, अब बेटे रे ऑप्टिक्स के अंदर, रे ऑप्टिक्स में कुछ खास बातें जो आपको पेपर में पूछेगा, आपको बोलेगा कि अगर आपकी मैग्निफिकेशन का आंसर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव, जैसे -2 -3, तो उसका क्या मतलब होगा? कोई बच्चा बताएगा क्लास में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, आपकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए, और याद रहे मैग्निफिकेशन था क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, ये होता था लीनियर मैग्निफिकेशन। किसी बच्चे को पता है इसका मीनिंग? कोई बच्चा मेरे से पूछ सकता है सर आप लेंस में बात कर रहे हो कि मिरर में? मैं दोनों में ही बात कर रहा हूँ, लेंस में भी ये फार्मूला, Real and inverted image. लेंस में भी ये फार्मूला है और मिरर में भी ये फार्मूला,
एक बच्चे ने सही आंसर दिया। जब भी आपको नेगेटिव मैग्निफिकेशन आ जाए आंसर में, तो आपने कहना है कि हमारा जो इमेज होएगा ना, वो हर हालत में रियल बनेगा। यानी उस इमेज को आप कागज पे ऊपर बना सकते हो, उस इमेज को आप टच कर सकते हो, उसको फोटोग्राफिक फिल्म पे बना सकते हो, उसको आप अपनी नेकड आई से देख सकते हो। रियल का मतलब होता है उसको टचेबल और फोटोग्राफिक फिल्म पर डेवलपेबल, ये मतलब होता है। तो बच्चा कहता है सर फिर अगर अगर ये पॉजिटिव आ जाता एम, तो अगर एम पॉजिटिव हो जाए तो उल्टा लिख दो, तो वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट इमेज बनेगा। इसमें टीचर ने देखो नीडल का एरो डाउनवर्ड करा, इन्वर्टेड। ठीक है, शाबाश। एक और क्वेश्चन आता है आपको, ये वाली रे डायग्राम पूछता है बेटे, ध्यान से सुनना। कहता है रे डायग्राम बनाओ जब आपका जो यू है ना वो फोकल लेंथ से छोटा हो और लेंस कौन सा हो, कॉन्वेक्स हो, कॉन्वेक्स लेंस। इसकी रे डायग्राम ना जाने कितने पेपरों में पूछ चुके, बहुत पेपरों में पूछ चुके। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, एफ क्या होती है, फोकल लेंथ। जब ये रे डायग्राम आ जाए, ये रे डायग्राम लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की बाकी रे डायग्राम से बिल्कुल अलग है। इसमें आपने क्या करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मेरे बच्चों ने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, स्केल से ये बना दिया। प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद आपने इस पे लेंस बना दिया, कॉन्वेक्स लेंस, ये लो जी, कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। उसके बाद आप इसके ऑप्टिकल सेंटर से दोनों तरफ सिमेट्रिकली फोकस लगा दोगे। देखो उतना ही मैंने हाथ रखा है खोल के, इधर और इधर। फिर से देख लेते हैं, सिमेट्रिकली, ये भी प्रिंसिपल फोकस, ये भी। मतलब क्या है कि अगर इधर से लाइट आएगी तो इस फोकस पे फोकस हो जाएगी, इधर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी तो एफ डैश पे फोकस हो जाएगी, ये मतलब है। अब हमने बच्चे, इतना तो आपको पता ही है कि फोकस से लेकर एफ तक हमेशा फोकल लेंथ होती है, तो मैंने ये फोकल लेंथ मेंशन कर दी। अब हमने जो ऑब्जेक्ट रखना है वो इस फोकल लेंथ से कम दूरी पे रखना है, कम दूरी पे। ये लो, मैं उस ऑब्जेक्ट को ग्रीन कलर से दिखाया और ये दिखा दिया, चलो बेटे, ठीक है। तो जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उसका ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को यू बोलते हैं, और आपको पता है एफ डैश तक तो फोकल लेंथ ही होगी। तो अगर एफ डैश दिखाना चाहूं मैं, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर एफ डैश तक फोकल लेंथ होगी ना, तो साफ ही पता लगता है आपकी डायग्राम से आपने यू को एफ से छोटा रखा है, जो कि गिवन कंडीशन भी है। ओके, अब हमने यहां से इस ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट निकालनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालते हैं पहले। सभी बच्चों को पता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जाती है, यानी कि ये क्रीम कलर की लाइट येलो कलर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो पैरेलल वाली फोकस में से गुजर जाती है। तो मैंने बेटे फोकस में से गुजार, ठीक है। और सभी बच्चों को यह भी पता है कि अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो मुड़ती नहीं है, जिधर को जाती है उधर ही जाती है। ये लो, लाइट में कभी भी बेंड ना आ जाए, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जब ये दोनों रेज इंसान की आंखों में जाती हैं, तो आंख, इंसान की आंख हमेशा ये सोचती है
रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन भी स्ट्रेट लाइन में आ रही है लाइट, तो वो ये सोचेगी आंख कि ये जो क्रीम कलर की लाइट है, ये वाली जो उधर से आ रही है, ये भी स्ट्रेट लाइन से आ रही है, ऐसे ऐसे सोचेगी आंख। और ये जो येलो कलर की लाइट है, ये भी स्ट्रेट लाइन से आ रही है, इसको हम इस कलर से एक्सटेंड कर, मुड़ना नहीं चाहिए बेटे, हल्का सा भी बेंट नहीं आना चाहिए। और देखो मेरे पास तो स्केल नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है, आपको तो पेपर में स्केल यूज करनी है। आप कहोगे कि आंख ये सोचेगी है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में से यहां से कहीं से आ रही है, और ये भी आप सोचोगे कि जो पीले वाली लाइट है ये भी कहीं से स्ट्रेट लाइन से आ रही है, स्ट्रेट लाइन खींचनी। ये देखो ये यहां पर जाके आपस में कट कर गई हैं, ठीक है। जहां पर ये कट कर गई, आंख को ये लगेगा कि दोनों लाइटें यहां से आ रही, ओके। फिर से थोड़ा क्लियर कर देता हूं अपने बच्चों के लिए। ये लाइट देखो, स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो ये ऐसे जाती है बेसिकली, और दूसरी वाली देखें तो ये ये देखो यहां पर जाके कट करी, जहां पर ये कट करी, क्योंकि देखो इधर से ये फैल रही है लाइट, तो आंख सोचती है यहां पर इमेज बनेगा, क्योंकि ये असली लाइट नहीं है, हमने तो इसको एक्सटेंड करा है, तो ये लाइट डॉटेड एक्सटेंड करनी चाहिए, ये भी और ये भी। जब भी डॉटेड रे एक्सटेंडेड रे से इमेज बने, तो वो इमेज हमेशा वर्चुअल होता है, वर्चुअल। दोनों रेज में से एक भी डॉटेड हो तो वर्चुअल इमेज बनता है, असली रेज हो बिना डॉटेड वाली एक्सटेंड ना करनी पड़े तो रियल होता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा बेटे, आपने देखा कि हाईली मैग्नीफाइड है, जिस पोस्चर में ऑब्जेक्ट पड़ा है उसी पोस्चर में इमेज पड़ा है, और इमेज के डिस्टेंस को वी बोलते हैं। तो इमेज की नेचर क्या है, हाईली मैग्नीफाइड। दूसरी बात क्या है बेटे, क्योंकि वो डॉटेड लाइनों से बना है, वर्चुअल। तीसरी बात क्या है बेटे, क्योंकि जिस पोस्चर में ये ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट खड़ा है उसी पोस्चर में ये पड़ा है, दोनों की टिप ऊपर को है, इसलिए ये इरेक्ट है। और चौथी बात ये है कि इसका मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज होने की वजह से एम जो है इसका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्या बच्चा सोचता है इससे फुल मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे अभी भी। उसको ये भी बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ओ को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज। उसको ये भी बताना पड़ेगा यहां से यहां तक आई को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी इमेज का साइज। उसको फिगर की साइड पे लिखना पड़ेगा लीनियर मैग्निफिकेशन इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, ये लिखना पड़ेगा उस बच्चे, ठीक है। उस बच्चे को ये भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बेटे, कि v अपॉन यू भी इसका फार्मूला होता है विद नेगेटिव साइन, लेंस के लिए। अगर ये मिरर होता तो यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आना था, लेकिन हम तो लेंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक उसको ये बात लिखनी चाहिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे सुई टाइप ना होता, पेंसिल टाइप ना होता, इसका कुछ एरिया होता, जैसे गत्ते का टुकड़ा हो या सर्कुलर शीट हो, तब लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं काम आता, तब एरियल मैग्निफिकेशन काम आता है। तो उसमें फिर इमेज का एरिया लेना पड़ता है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का एरिया, मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन के अगर को लेके उसको स्क्वायर कर दिया जाए तो वो एरियल मैग्निफिकेशन आता है। आमतौर पर हम क्लास में आपको सिंपलिसिटी के लिए पेंसिल और निडल से करवा देते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि ऑब्जेक्ट पेंसिल और निडल शेप का हो। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इरेजर रख दिया, शार्पनर रख दिया, तो उसकी तो लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है,
तो लेंस के एंगल से देखेंगे तो एरिया दिखेगा। तो जब एरिया दिखता है तो एरियल मैग्निफिकेशन डिस्कस करें। ठीक है, ये वाली रे डायग्राम आपसे पेपर में कई बार पूछता है। और साथ में कभी भी लेंस का फार्मूला क्वेश्चन आ जाए तो इस फार्मूले को लिखना तो आपने कभी भूलना ही नहीं। ठीक है, बहुत से बच्चे गलती से इसको लेंस फार्मूला बोल देते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं। इसका वो तो मिरर में होता है, जब यहाँ पर नेगेटिव भी नहीं होता मिरर में। ठीक है बेटे, और एक बात और याद रखनी है, योर अटेंशन, यहाँ पर प्लस रखना है, यहाँ पर प्लस, यहाँ नेगेटिव रखना है लेंस। इसका इसका आंसर, इसका नाम होता है गाशियन लेंस इक्वेशन। अगर गाशियन वर्ड आपने नहीं भी लिखना तो अकेला लेंस इक्वेशन लिख देना। गाशियन वो बंदा था जिसने हमें ये फार्मूला बना दिया। जिन बच्चों ने आज का लेक्चर अच्छा लगा, अच्छा सुना, उनके मार्क्स जरूर हैं। कितने बच्चों को ये लगता है कि आज के लेक्चर से हमारा पुराना इलेक्ट्रिसिटी और ये मिलाकर नॉलेज में अच्छी बढ़ोतरी हो गई है, वो मेरे को हाथ हिला के फीडबैक दो। शाबाश, प्लीज वेव योर हैंड, टीचर को भी ताकत चाहिए होती है। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश, आशीर्वाद है मेरे बच्चे को। मेरे को उम्मीद है कि अपने देश में आगे भी इंटेलिजेंट लोग निकलेंगे। आज का हम वाइंड अप करते हैं। शाबाश, यू कैन गो। मेरा लेक्चर कवर हुआ। There is an announcement, please wait. बेटा 1 मिनट, बस 1 मिनट। There is an announcement, please